कुछ आरोप आप पे पिछले कुछ सालों में लगे। एक तो बहुत गंभीर आरोप है कि आपके परिवार के लोग, आपकी पत्नी नरगिस जहाँ के नाम पर मनरेगा का कार्ड, आपके भाई सैयद ज़कीउद्दीन, आपकी बहन जो पूर्व बैसी की प्रमुख भी रही हैं, कैसर जहाँ के नाम पे मनरेगा का जॉब कार्ड बना हुआ। मैं अभी भी बल्कि वेबसाइट पे चेक कर रहा था, आपकी पत्नी के नाम पे जो कार्ड बना है वो जुलाई 2024 में ही कैंसिल हुआ है। आपके भाई गुलाम गौस के नाम पे जो बना है वो जनवरी 2025 में इसी साल कैंसिल हुआ है। तो कैसे मनरेगा का कार्ड बन गया आपके भाई, आपके पत्नी के नाम पे? एमआईएम में कोई अचीवमेंट नहीं था और गवर्नमेंट एमआईएम के एमएलएज को बहुत हे दृष्टि से उस वक्त देख रहा था। जो परवान पर पुल बनना है वो पाइलिंग ब्रिज बनेगा, जो 1952 से आज तक लोगों का डिमांड है। इस बीच एमएलए लोगों का कतार रहा। आपके पिता जब 1980 में जीते तो वापस उनको जीतने में 1995 में वापस जीते 15 साल लग गया। आप 2005 में जीते, आपको भी वापस जीतने में 15 साल लग गया, 2020 में वापस जीते। तो क्या जनता में नाराज़गी हो जाती है? आपके परिवार के लोग जब जीतते हैं तो इतना गैप आ जाता है? इस चीज़ों की जांच होनी चाहिए और जांच रिपोर्ट को जनता के बीच सार्वजनिक करना चाहिए। पेशाब पिलाने की बात और मारने की बात, उस पर भी काम कल से चल रहा है। पूरे परिवार मिला के तो 4 बार रहे ना आप लोग, तो 4 बार तो काफ़ी है। बायसी टोला से खुटिया वाली रोड भी टेंडर हो गया है। पिछले ही चुनाव में देखें तो राजद में मुसलमानों का टिकट मिलने का परसेंटेज थोड़ा कम हो गया। लोकसभा में भी आप देखेंगे तो गिने चुने टिकट मिलेगा। तो ऐसे में आप लोग क्या मांग रखेंगे कि इस बार एक प्रॉपर नंबर दिया जाए? जनसुराज जैसी पार्टी कह रही है कि 40 लोगों को कम से कम टिकट देंगे हम लोग। तो वैसे राजद के अंदर भी क्या आप लोग मांग रखेंगे कि हमें भी एक संख्या दिया जाए? आज हमारे साथ हमारे किशनगंज स्टूडियो में पूर्णिया जिले के बैसी से राजद के विधायक सैयद रुकनुद्दीन अहमद साहब हैं। ये उनका दूसरा टर्म है। पहली बार अक्टूबर 2005 में जीते थे और 2020 में दूसरी बार बैसी से विधायक बने। इससे पहले उनके फादर, उनके पिता सैयद मोइनुद्दीन अहमद साहब भी 2 बार बैसी के विधायक रह चुके हैं, 1980 में और 1995 में। तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। दूसरा कार्यकाल उनका कैसा रहा, विकास के काम कैसे हुए, कुछ आरोप लगे उन पर विधायक जी की सफाई मांगेंगे और हर एक चीज़ पर विस्तारपूर्वक बात करेंगे। और अंत में आपने जो कमेंट में इलाके के सड़क पुल पुलिया से रिलेटेड सवालात पूछे हैं और उनका जवाब मांगा है कि वो कब तक उनका पुल या सड़क बन पाएगा, उस पर भी हम बात करेंगे। विधायक जी, बतौर विधायक ये आपका दूसरा कार्यकाल है बैसी के अंदर। आप पहली बार जब जीते अक्टूबर 2005 में निर्दलीय जीते, इस बार 2020 में एमआईएम की टिकट पर जीते। तो कैसा लगा? आपका आकलन क्या है? 2020 वाला जो टर्म है ये लगभग पूरा होने वाला है, 4.5 साल हो गया। आपका आकलन क्या है? कैसा रहा ये टर्म? कितना काम कर पाया? ये टर्म बहुत ही अच्छा रहा है क्योंकि बीच में सरकारें 2 बार बदली थी तो उसका लेके कुछ डिस्टर्ब था। और शुरुआती दौर में जो हम लोग जीते थे वो कोरोना काल चल रहा था, तो उसमें सरकार ने जो क्षेत्र का विकास है, विकास कार्यों के क्रियान्वयन में जो राशि देना था उस पर 21 और 22 का हमें लगता है कि हम लोग के अपने लैट्स को भी रोका गया था। उसके बाद से ही हम लोगों ने काम करने का प्रयास शुरू किया है और अभी काम हो भी रहा है। आपके पिता जब 1980 में जीते तो वापस उनको जीतने में 1995 में वापस जीते 15 साल लग गया। आप 2005 में जीते, आपको भी वापस जीतने में 15 साल लग गया, 2020 में वापस जीते। तो क्या जनता में नाराज़गी हो जाती है? आपके परिवार के लोग जब जीतते हैं तो इतना गैप आ जाता है? नाराज़गी का मामला नहीं था। उस टाइम में देश में जो बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि का 1980 वाला आप कह रहे हैं अपने पिता के टाइम में? हाँ, जो चल रहा था, जी। तो फिर दोबारा जो कांग्रेस से लोग 92 में बाबरी मस्जिद के शहीद होने के बाद जो एंटी कांग्रेस वेव जो चल रहा था उसके वजह से बहुत कम फासले से व्यू वोट से हमें लगता है कि 1000, 2000, 3000 के अंतराल से हार हो रही थी। उस टाइम में पूरे बिहार में आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी की सरकार बनी 90 के बाद से, और राजद की सरकार निरंतर रह रही थी, इसलिए कांग्रेस का सीट भी बहुत कम था। तो फिर आप जब अक्टूबर 2005 में जीते उसके बाद 3 चुनाव हुआ, 2010, 2014 का बाईपोल, 15, चूँकि हम वापस आपको जीतने में 3 इलेक्शन का फासला 2005 में हम चूँकि कांग्रेस से 2000 में लड़े थे जी। और हार गए थे। 2005 में कांग्रेस और राजद का जो गठबंधन हुआ तो अलायंस हो गया था, मैंने निर्दलीय उठा था।
तो निर्दलीय भी पहली बार मैं हार चुका था। जी। फिर अक्टूबर में जो दूसरा चुनाव हुआ उसमें बैसी की आवाम ने मुझे निर्दलीय के रूप में खिदमत करने का मौका दिया। उसके बाद फिर मैं निर्दलीय लड़ा 10 में, तो चुनाव हार गया था। उसके बाद वहाँ से भारतीय जनता पार्टी के श्री संतोष कुशवाहा जी जीते थे। फिर जो बाई इलेक्शन हुआ 14 में, जी। तो हम उसमें भी लड़े थे। अब बहुत ज़्यादा वोट लाके नियर अबाउट 48,000 वोट आया था। उसके बाद हम हार गए थे। हाजी अब्दुल सुभान साहब उस उपचुनाव में जीते थे। जी। फिर 15 में भी बुरी हार हुई आपकी। 15 में तो महागठबंधन का वेव था जी। और हम जाप से उठे थे, जी, पप्पू यादव की पप्पू यादव जी की पार्टी से, और हार गए थे। तो जो वैसे के लोग बार बार एक ही सवाल पूछते हैं, जब भी हम लोग उधर के लोगों से कुछ जानना चाहते हैं कि विधायक जी से क्या पूछा जाए, तो पूछते हैं कि विधायक जी पिछले 25 सालों में, ये एक तरीके से देखिए आपकी ये छठी पार्टी है, कांग्रेस में रहे, निर्दलीय रहे, जदयू से चुनाव लड़े, जाप से लड़े, एमआईएम से जीते भी लड़के, फिर अब राजद में। तो उनका ये रहता है कि विधायक जी की क्या कोई आइडियोलॉजी है कि नहीं, इतनी जल्दी जल्दी पार्टी क्यों बदलते देखिए, रहते आइडियोलॉजी ये है हैं? कि हम लोग शुरू से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़े थे, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से हम लोगों ने 5 बार हमारे परिवार को टिकट मिला। हम लोग 2 बार मेरे फादर जीते भी थे, और हम कांग्रेस से हार गए थे। क्योंकि जब से गठबंधन का ही प्रथा पूरे भारत के लोकतांत्रिक सिस्टम में चला, तो हम लोग निर्दलीय हो गए, और निर्दलीय होने के कारण, चूँकि राजनीतिक परिवर्तन का नाम है, कार्यकर्ताओं ने और वहाँ के अवाम उन्नास ने जिस पार्टी की हिमायत में बोला, और हम लोग उस पर ज्वाइन भी किए, और लास्ट चुनाव एमआईएम से भी हम जीते थे। तो इस बार हैं अभी टिके हुए राजद में, क्योंकि आपके जो विधानसभा में ही राजद के पूर्व विधायक हैं 6 बार के, अब्दुल सुभान साहब, वो भी कह रहे हैं कि हर हाल में वो चुनाव लड़ेंगे। तो ऐसे में अगर पार्टी उनको टिकट दे देती तो आप पार्टी के साथ टिके रहेंगे? देखिए, हम लोग पार्टी में हैं जी। और आने वाले दिनों में भी पार्टी में निश्चित रूप से रहेंगे। हाजी अब्दुल सुभान साहब का जहाँ तक मसला है, तो वो बहुत दिनों से पार्टी में है, जी। कई बार चुनाव भी जीते हैं, और पार्टी ने उन्हें एमएलसी के रूप में भी चुनाव लड़ाया था, और उसमें उनकी डिफीट हुई थी। हमसे भी 2 बार डिफीट किया, मेरे फादर से भी। तो वो निरंतर चुनाव लड़ते आए हैं। लोकतांत्रिक सिस्टम में कोई किसी को चुनाव लड़ने से रोक नहीं सकता है, लेकिन निश्चित है कि चुनाव मैं भी लड़ूंगा, और पार्टी से ही लड़ूंगा। पार्टी के जो शीर्षस्थ नेताओं का जो फैसला होगा, उसको हम लोग अमल करेंगे। पार्टी की तरफ से कुछ इशारा आया है कि आपको टिकट मिलेगा या उनको मिलेगा? पार्टी ने तो तैयारी करने का है, क्षेत्र में काम आपसे करने कहा के है लिए पार्टी कहा ने? है, जी। और संगठनात्मक जिम्मेदारी भी दिया, उसको भी हम लोग निभा रहे हैं। तो जब एआईएमआईएम से आप लोग राजद आए थे, उस वक्त क्या किसी तरह का आश्वासन दिया गया था कि 25 में टिकट मिलेगा ही आपको? एमआईएम से राजद में आने का कारण था कि भारतीय जनता पार्टी इस राज्य की सबसे बड़ी पार्टी हो गई थी, और उसने कुछ पार्टीज़ के एमएलए को लेकर, तो उस वक्त हम लोग को भाजपा में सत्ता में से आने रोकने के लिए हम लोगों ने राजद ज्वाइन किया था, 4 आदमी। तो राजद की संख्या बढ़ी थी, तो फिर महागठबंधन की सरकार हुई थी, जिसमें हमारे माननीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी उप मुख्यमंत्री बने थे। नहीं, उस वक्त पार्टी ने क्या कोई आश्वासन दिया था कि 25 में आपको राजद का टिकट देंगे, नहीं देंगे? आश्वस्त तो क्या ही था कि पार्टी के लिए काम कीजिए, और आगे आने वाले दिनों में आप लोगों को मौका मिलेगा। आप लोग क्योंकि शुरुआती राजनीति में आपके पिता भी कांग्रेस से जुड़े रहे, आप भी जुड़े रहे, तो कांग्रेस के भी वहाँ एक नेता है निसार अहमद साहब, वो भी कहते हैं कि चुनाव लड़ेंगे। 10 में लड़े भी थे तो वो दूसरे पे थे, आप जिस इलेक्शन वो तो चुनाव लड़े भी थे, और मैदान छोड़ के वो भाग भी जाते हैं। अच्छा। एक बार चुनाव लड़े थे, अवामी हिमायत उन्हें काफ़ी हासिल भी हुआ था। उसके बाद जो रेगुलर चुनाव हुआ, तो वो आउट रहे, मैदान से बाहर रहे। उस वक्त 10 में बीजेपी जीत गई थी, इस वजह से उनका चुनाव नहीं लड़ना क्या सही फैसला नहीं था कि वापस वो राष्ट्रीय पार्टी से कांग्रेस के कैंडिडेट थे, जी। तो बीजेपी जीत गई थी। चूँकि बीजेपी जीतने के कारण कि वो अल्पसंख्यक बाहुल क्षेत्र है, डिवीज़न हुआ था हम में, हाजी साहब में और निसार साहब में, 3 वोट ज़बरदस्त जो कटा था, उसका बेनिफिट 8-9 हज़ार से बीजेपी जीत गए थे वहाँ से। आपकी पुरानी पार्टी है और एक एआईएमआईएम, उससे गुलाम सरवर साहब दावेदारी कर रहे हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे? क्योंकि एआईएमआईएम से 20 में आप जीते, तो अब क्या लगता है कितना मैदान वहाँ पे एआईएमआईएम का बचा है? एमआईएम का जो मसला है, गुलाम सरवर साहब पहले भी थे, वो लड़े भी थे, 15 में लड़े थे जी। 15 में लड़े भी थे। उस वक्त भी हमसे कम वोट था उनको, हम जाप से उठे थे जी। हमसे कम वोट था। चूँकि एमआईएम से उन्होंने
रिज़ाइन भी किया था, बड़े बड़े लीडरान को वहाँ के बहुत बेआबरू किया था, पोस्टर जलाया था, वीडियोस के लाइव के द्वारा गाली भी दिया था। फिर पुनः वो गए तो उनका एमआईएम ने स्वागत किया, तो हमें क्या प्रॉब्लम है। आपके एमआईएम को छोड़ने लेकर जनता में नाराज़गी या पुराने कार्यकर्ताओं में नाराज़गी? हमारे कार्यकर्ताओं के मीटिंग के बाद ही हम एमआईएम में गए थे, और फिर एमआईएम छोड़ने से पहले हम लोगों ने कार्यकर्ताओं की महत्वपूर्ण बैठक 22 एवं डगरवा में की थी, जिसमें सर्वसम्मति से कार्यकर्ताओं ने फैसला लिया था कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में आने से रोकने के लिए आप लोगों को राजद में जाना चाहिए, जाइए, ताकि यहाँ महागठबंधन की सरकार हो और ये जो मनुवादी सरकार है इसका अंत हो। नहीं, लेकिन उन्हीं में से कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जब विधायक जी गए थे उन्होंने कहा था राजद में जाएंगे तो ज़्यादा काम कर पाएंगे, तो राजद में आने के बाद क्या ज़्यादा काम कर निश्चित पाया? रूप से बहुत काम कर पाए हैं। एमआईएम से राजद में आने के ज़्यादा काम कर एमआईएम में कोई अचीवमेंट नहीं था, पाया? अच्छा। और गवर्नमेंट एमआईएम के एमएलएज को बहुत हे दृष्टि से उस वक्त देख रहा था। अच्छा। लेकिन हम लोगों जो आए, तो हम लोगों के यहाँ जो सबसे बड़ा मसला है कि 2005 और 2010 के बीच जो नीतीश जी मुख्यमंत्री थे, उनके मुख्यमंत्री के परामर्शदात्री समिति में हम भी एक सदस्य थे निर्दलीय के रूप में। उस टाइम में जो हम लोगों ने जो मास्टर प्लान बनाया मिसिंग लिंक, आज बायसी में जितनी रोडें सड़कें देख रहे हैं, बायसी बहुत इंटीरियर था, और जितनी बड़ी बड़ी पुलें देख रहे हैं, तो उस टाइम में एक योजनाओं का क्रियान्वयन उन्होंने अपने नाम से शुरू किया था, मुख्यमंत्री सेतु योजना और मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना, जिसके तहत जितना मिसिंग लिंक है और जितना सुदूर ग्रामीण क्षेत्र का रोड जिसको एनएचआई और प्रखंड मुख्यालय से जोड़ने का काम है, वो उन्होंने किया था। उस टाइम में हम लोगों ने 84 ब्रिज से बनाई थी। मिसाल के तौर पर जैसे सौड़ा धार है, मिसाल के तौर पर झूड़ी धार है, भदेसर है, मनैन में पुल बनी थी, इसराइल धार में पुल बनी थी, पुरानागंज के पूरबटोला में पुल बना था। बड़ी बड़ी पुलें उसी वक्त बनी थी। उसके बाद पूरे इलाके की सड़कों की स्थिति खस्ता थी। 10 साल जो हाजी अब्दुल सुभान साहब विधायक रहे, सारी रोड की स्थिति जर्जर थी, जिसमें हम लोगों ने अभी वर्तमान में 10 साल 6 साल 14 से 20 निरंतर, वो पहले भी थे, उन्होंने कहा कि हमने बहुत काम कराया है, लेकिन सारी सड़कों की स्थिति जैसे फसकी टू चरहट है, माला टू हरे रामपुर है, चटांगी टू बागडोग है, पूर्णिया मोड़ टू मालोपाड़ा है, आपको नवाबगंज भाया बालूगंज पुरानागंज है, आपको माला से सकड़बलिया है भाया ग्वालगांव होते हुए, खपड़ा की सारी रोडें सड़कें पुलें ये सारे खस्ता थे। पुल तो थी ही नहीं, हम लोगों ने एक पुल भी बनाया खपड़ा में, और जितनी योजनाओं का क्रियान्वयन हमें लगता है कि अभी हो रहा है, और आने वाले दिनों में हम लोगों ने अभी 102 रोड का टेंडर कराया है ग्लोबल में, जिस पर कुछ योजनाओं के क्रियान्वयन में कल से काम भी शुरू हुआ है, और निरंतर हमें लगता है कि चुनाव से पहले जितने मिसिंग लिंक हैं, जिसका हम लोगों ने मास्टर प्लान बनाया था, जो जर्जर स्थिति थी, सब पर काम हो रहा है। कुछ आरोप आप पे पिछले कुछ सालों में लगे। एक तो बहुत गंभीर आरोप है कि आपने आपके परिवार के लोग, आपकी पत्नी नरगिस जहाँ के नाम पर मनरेगा का कार्ड, आपके भाई सैयद ज़कीउद्दीन, आपकी बहन जो पूर्व बैसी की प्रमुख भी रही हैं, कैसर जहाँ के नाम पे मनरेगा का जॉब कार्ड बना हुआ। मैं अभी भी बल्कि वेबसाइट पे चेक कर रहा था, आपकी पत्नी के नाम पे जो कार्ड बना है वो जुलाई 2024 में ही कैंसिल हुआ है। आपके भाई गुलाम गौस के नाम पे जो बना है वो जनवरी 2025 में इसी साल कैंसिल हुआ है। तो कैसे मनरेगा का कार्ड बन गया आपके भाई, आपके पत्नी? ये वो चूँकि जो मनरेगा का कार्ड बना था, जॉब कार्ड, वो हम लोगों के नॉलेज में था नहीं। अच्छा। ये लोग उस वक्त अनएम्प्लॉयड था, और जो मेंबर्स होते हैं तो जैसे बगीचा वगैरह मतलब लगाने के लिए अनएम्प्लॉयड था आपके भाई? उस टाइम में अनएम्प्लॉयड थे। आपकी पत्नी का भी जो नाम है? पत्नी तो गृहिणी है, महिला है, तो इसलिए अनएम्प्लॉयड मान रहे हैं आप? नहीं, सुनिए, उसमें ऐसा है कि वो जो तालाब वगैरह का जीर्णोद्धार होता था और वृक्षारोपण जो होता था, उसके लिए जॉब कार्ड खुलाना मस्ट था। लेकिन जॉब कार्ड खुलवा करके उसमें वृक्षारोपण होता था, जिसकी प्रशासन ने अभी जो हाई लेवल की इंक्वायरी हुई 3 मैंस कमेटी के अकॉर्डिंग टू स्टेट गवर्नमेंट, और उन्होंने देखा कि स्पॉट पर सब लगा हुआ था, और जिन लोगों को राशि मिला है तो उन लोगों पर एफआईआर भी दर्ज हुआ था, और एफआईआर के बाद वो राशि रिकवरी हुआ। लेकिन कार्रवाई का जो मकसद होता है, या तो फिर आप उसको अगेन एंड अगेन नोटिस कीजिए, या तो रिकवर अमाउंट कीजिए। तो ये जो अभी मौजूदा सरकार है, चूँकि हम राष्ट्रीय जनता दल में हैं,
मेरी राजनीतिक छवि को घुलमिल करके ये लोगों ने प्राथमिकी दर्ज कराई हमारे परिवार के सदस्यों पर, मेरे 2 भाइयों पर। अच्छा। तो उनको पहले नोटिस करना था, वो बाद में वो लोग जॉब में आ गया, उनको नोटिस करना था, नोटिस नहीं करके एफआईआर कर दिया। और बहुत कम अमाउंट है, आप देखिएगा हाँ, 1734 ये रुपये। कोई अमाउंट ये जमा हुआ केस अपनी जगह। तो आप लोगों को जानकारी नहीं था मनरेगा कार्ड बन गया तो? कभी कोई जानकारी ही नहीं चलिए, था। भाई का समझ में आता, आपकी पत्नी अब का बन गया पत्नी तो का कैसे दिया तो, जानकारी लेकिन नहीं था? पत्नी पर कोई कार्रवाई तो नहीं हुआ, चूँकि उसने अमाउंट को एज इट इज़ अपने अकाउंट में ही रखा था। अच्छा। उसको पता भी नहीं था कि मेरा अकाउंट में। ये एक वार्ड सदस्य की भूल से कि वहाँ जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, जिसको ये लाभ मिलना चाहिए, और उसने वो नहीं करके अच्छे अच्छे संपन्न लोगों का जो नाम दिया था, तो ये मामला हाईलाइट हुआ। तो वार्ड सदस्य के ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं? वार्ड सदस्य कौन है? वार्ड सदस्य है वहाँ का, जो हमारे वार्ड का है, तो लगातार 3 बार से वार्ड सदस्य बनता है। उसने खुलवाया था, जब बाद में बहुत कि भाई हम लोगों का तो खुद ज़मीन सीलिंग में निकला है। हम लोगों की ज़मीन को लेके SC/ST एक्ट को लगभग हमारे 124 एकड़ ज़मीन को सरप्लस किया है गवर्नमेंट ने। और फिर हमारे यहाँ सभी लोग करीब करीब सेटल हैं, जॉब में है, कोई संपन्न है तो बिजनेस कर रहे हैं। ऐसे लोगों को बनाने का कोई प्रावधान ही नहीं था। लेकिन वार्ड सदस्य और वो जो स्थानीय वो जो स्टाफ होता है, उसको तो बर्खास्त किया गया है। नहीं, लेकिन आपको भी पता है कि मनरेगा के नाम पर इस तरह का मुझे घोटाला कोई हर जानकारी पंचायत नहीं में थी। होता ये है। जब हाईलाइट हुआ मामला, जी। तब वहाँ के स्थानीय जिला पदाधिकारी और अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा मालूम हुआ। तब हम लोगों ने जो ये किया, तो हमका अगर ज़्यादा अमाउंट है तो FIR विल बी डन। तो उसमें वो 2 आदमी, मेरे दोनों भाइयों पर FIR हुआ था। वो बादल नाम का एक लड़का था जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय था, वो बर्खास्त हुआ है, उस पर कार्रवाई हुई है। और एक दबंगई का आरोप भी आप पे लगता है, और पिछले दिनों ही कुछ महीने पहले ही आपकी पुरानी पार्टी जदयू के प्रखंड अध्यक्ष हैं शायद, रिहान फजल, उन्होंने जो आरोप लगाया है कि उन्हें मारा पीटा, आपने पेशाब पिलाया, ये सरासर गलत बात है। इस पर मैंने उस वक्त भी आपने सफाई दी थी। मीडिया के आगे आके सफाई दिया था कि इस चीज़ों की जांच होनी चाहिए और जांच रिपोर्ट को जनता के बीच सार्वजनिक करना चाहिए, पेशाब पिलाने की बात और मारने की बात। तो गवर्नमेंट के जो प्रशासन के जो पदाधिकारी होते हैं, लॉ एंड ऑर्डर को देखते हैं, उन्होंने जांच किया। और जब घटना का टाइम 6:15 बता रहे हैं, तो 6:15 की स्थिति में मैं अपने कार्यालय में था, जो मेरा CCTV फुटेज बता रहा है, और 7:15-8 बजे हम वहाँ से निकले हैं, और घटना 6:15 बजे हुआ है। तो रेहान फजल ब्लैक लिस्टेड था, वो हमारे यहाँ सांप्रदायिक दंगा कराने का भी काम किया, और निरंतर फेसबुक में भी सभी को गाली उली बकता है। वो गाली की चोरी में भी केस किया। जब पुलिस ने जांच किया, वास्तविकता की जांच की, तो ये कहीं से भी सही नहीं निकला, ये सत्य से परे था। मुझसे मार लगी थी मार्केट में, और एक NDA के लोगों ने मेरी राजनीतिक छवि को घुलमिल करने के लिए और एक षड्यंत्र के तहत हॉटलाइन ऊपर से बाध्य करके उस पर प्राथमिकी 6ठे नंबर 5वें नंबर पर मेरा नाम भी प्राथमिकी में दर्ज है। अच्छा, कौन है NDA के लोग? इसमें किसी का नाम आप लेना चाहेंगे? ऊपर के कौन है? ऊपर के सारे सत्ताधारी लोग हैं जो यहाँ NDA को देखते हैं, और कुछ लोग अभी NDA से बाहर भी आ गए हैं। उन्होंने भी प्रे किया था IG से कि NDA से बाहर आ गए आप? मुजाहिद साहब का बात कर कि ऐसे लोगों को अरेस्ट किया जाए और ये किया जाए। तो राजनीति में, लोकतांत्रिक सिस्टम में प्रजातांत्रिक तरीके से आचार संहिता वगैरह का केस हुआ है। जो दबंगई का आरोप है, ये सरासर गलत है। दबंगई का आरोप मर्डर जो होते हैं, रेपिस्ट जो होते हैं, किडनैपर जो होते हैं, उन पर चार्ज फ्रेम होता है। लेकिन लोकतांत्रिक सिस्टम में धरना प्रदर्शन और 88 का उल्लंघन ये कहीं से भी नहीं है। तो आप धरना प्रदर्शन कीजिएगा, रोड जाम कीजिएगा, तो निश्चित रूप से प्रशासन केस करेगी। अच्छा, बैसी में रजिस्ट्री ऑफिस नहीं है, एक अनुमंडल कार्यालय में रजिस्ट्री ऑफिस होना चाहिए, क्यों नहीं? बायसी में बहुत पुरानी गाथा है। बायसी में जो अनुमंडल बना था, तो बायसी में अनुमंडल एक मवेशी हॉस्पिटल में चल रहा था। चूँकि अनुमंडल बनाना ये किसी नेता पर श्रेय नहीं जाता है, क्योंकि उस टाइम में जो क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा था, तो उस टाइम में लालू यादव जी की सरकार थी, और हमारा किशनगंज और अररिया एक अनुमंडल था जो पूर्णिया जिला में था, वो जिला भी बना था। उसी में बायसी एक लंबा एरिया को कवर कर रहा था, तो लालू जी ने बायसी को अनुमंडल बनाया। तो अनुमंडल बनने के बाद अनुमंडल में मवेशी हॉस्पिटल में अनुमंडल चल रहा था, तो उस टाइम में हम लोगों ने एक स्पेशल सामुदायिक भवन बनाया, जिसमें अभी
RWD ऑफिस चल रहा है और ये MO वगैरह बैठते हैं, उस पे पुलिस प्रशासन को बैठाने का काम किया। जब दोबारा हम लोग MLA हुए तो भवन निर्माण का कार्य हुआ, जो माननीय नीतीश जी आए थे और हमारे मकान के बगल से ही उसका शिलान्यास किए थे। उस टाइम में सरकार का निर्णय था, और अनुमंडल तो एकदम का जो हॉस्पिटल था वो जर्जर स्थिति में था, उसको हमने 50 बेड के लायक बनाया। और अभी पुनः जो निर्माण कार्य कर रहा है तो वो ऐसा ध्वस्त था कि लोग इलाज कराता है कि किसी भी टाइम में कोई अप्रिय घटना घट 82 बेड जाती। का बनना था ना कुछ हॉस्पिटल में। हाँ, तो अभी 50 बेड्स बन चुके हैं, एक फ्लोर कंप्लीट है, हैंड ओवर कर दिया, दूसरे फ्लोर पर काम चल रहा है। उस पर मेरा हाउस में क्वेश्चन भी था, श्री मंगल पांडे जी जो अभी स्वास्थ्य मंत्री हैं उन्होंने जवाब भी दिया था, और जवाब संतोषजनक था, उस पर काम भी हो रहा है। और रजिस्ट्री ऑफिस का लेकिन रह गया, रजिस्ट्री ऑफिस का कुछ रजिस्ट्री हो पाएगा? ऑफिस चूँकि बहुत दिनों से हम लोगों का अमोर में चल रहा है। लास्ट ईयर एक चिट्ठी आई जो 82 को रजिस्ट्री ऑफिस बनना है, उसके लिए गवर्नमेंट ने ज़मीन एक्वायर करवाया। अभी भवन भी निर्माण अधीन है, जब तक भवन पूर्ण नहीं होता तब तक अमोर में चलना, वरना 82 का रजिस्ट्री ऑफिस 82 में आ जाएगा। अच्छा, आपके कार्यकाल में आएगा या टाइम लगेगा अभी? आ गया है, उसका सारा प्रक्रिया माननीय संबंधित मंत्री ने कर दिया, निर्माणाधीन है, आ गया है। उसका सिर्फ शिफ्टिंग होगा अमोर से 82 के लिए। एक जो महानंदा बेसिन प्रोजेक्ट और कोसी मेची को लेकर आप ही के पार्टी के पुराने विधायक अब्दुल सुबहान साहब कई बार एक प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप भी शायद उसमें आप नहीं, हम लोग सहमति भी रखते हैं, उसमें सहमत हैं। तो क्या वो होना चाहिए प्रोजेक्ट, नहीं होना चाहिए? वो प्रोजेक्ट कहीं से भी लाभकारी नहीं है, क्योंकि नदियों की स्थिति 82 में स्टेट नहीं है, घूमने वाला नदी है। और ये प्रावधान को चेंज कराने के लिए हम लोग कई बार मुख्यमंत्री से भी मिले, हाउस में क्वेश्चन भी किया, और मुख्यमंत्री ने संबंधित विभाग के अधीक्षण अभियंता और जो ACS हैं उन्हें निर्देश भी दिया, चूँकि जो प्रावधान है वो जनहित में नहीं है। अगर बांध बनता है तो हमारे यहाँ और हाहाकार हो जाएगा, लोग डूब के मर जाएंगे। तो हम लोग इसके अगेंस्ट में सोचे हैं कि नदियों को प्रोटेक्ट किया जाए, कि नदियों का जो किनारा है उसमें प्रोटेक्शन वाल हो, बॉर्डर पिचिंग हो, और वो नदियों के गाद को अगर साफ कराने का प्रोविज़न हो तो उससे नदियाँ स्ट्रेट हो जाएगी, तो ये कटाव का प्रॉब्लम नहीं होगा। बांध बनने से जो उसका लेंथ है, इसके बीच में हजारों घर डूब के मरेंगे, जिन्हें सरकार ने उस विस्थापित परिवारों को पुनर्वास की कोई व्यवस्था करने का प्रावधान इस बेसिक प्रोजेक्ट में नहीं है, इसलिए ये कहीं से भी जनहित और जन कल्याणकारी नहीं है। आपने बैसी में कुछ एम्बुलेंस के साथ फोटो खिंचवाया था, विधायक निधि से कुछ एम्बुलेंस चलना था, कहाँ है वो एम्बुलेंस अभी? एम्बुलेंस विधायक निधि से नहीं चलना था। जी। हम लोगों ने घोषणा किया था कि 82 में सार्वजनिक शौचालय और डगरवा में जो यात्री लोग आते हैं तो चौक पर बेआबरू हो जाते हैं कि किसी को बाथरूम फिल हो गया, पेशाब उशाब, तो हम लोगों ने बनाया। और यहाँ का जो एम्बुलेंस था, 2-2 एम्बुलेंस सरकार द्वारा हर क्षेत्रों में दिया गया था, 82 और डगरवा में नहीं था। जो सरकार ने उपलब्ध कराया उसी एम्बुलेंस के साथ हम लोगों का फोटो था, रिकमेंडेशन हम लोगों का था कि फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस उपलब्ध कराया जाए। हमने हाउस में ध्यान आकर्षण भी लाया था, उसमें सरकार ने सार्वजनिक लिया कि जितने स्वास्थ्य केंद्र हैं ब्लॉक हेडक्वार्टर्स में वहाँ एम्बुलेंस दिया जाए। वैसी की स्थिति ये थी कि कोई मर जाता भी था तो एम्बुलेंस की कोई व्यवस्था नहीं थी। अभी तो 2-2 एम्बुलेंस है। हाँ, चल रहा है। जो चल रहा है आप कह रहे हैं कि वही एम्बुलेंस था? वही एम्बुलेंस है, 82 में भी और डगरवा में भी। परवान में खुटिया घाट है और पुंदाले घाट है, दो एक बड़ा मसला है खपरा पंचायत का, पुंदाले घाट, इन दोनों पे पुल कब बनेगा? इसमें जो मुख्यमंत्री जो 20 इकोनॉमिक्स प्रोग्राम के जो प्रभारी हैं श्री विजय चौधरी जी, उन्होंने अनुशंसा भी लिया था और हमारे यहाँ 98 ब्रिज बनी है, स्वीकृत हुआ है, जिसको प्राथमिकता के आधार पर सरकार को करना है। उसमें हमारा मथुरापुर घाट है, कनकई घाट है, खुटिया घाट है और गोटफोर घाट है, जो मुख्य परवान नदी में है और कनकई में। अब बाकी छोटे छोटे जो ब्रिजें हैं, ये ब्रिजों का निर्माण कार्य चल भी रहा है। लगभग 82 ब्रिज बन भी चुका है और 98 ब्रिज बनना है। उनमें प्राथमिकता के आधार पर खुटिया घाट, गोटफोर घाट और मथुरापुर घाट का जो है, मैं आपको सूची भिजवा दूंगा व्हाट्सएप में, वो स्वीकृत भी हो चुका है। लेकिन राशि स्टेप बाय स्टेप आता है, क्योंकि जितने पुलें स्वीकृत हुई है लगभग 400 करोड़ से ऊपर का होगा, लेकिन अभी 225 करोड़ रुपया जो उपलब्ध हुआ है, इसमें ये पुल का काम प्राथमिकता के आधार पर होगा, जो सूची में अंकित है।
अब आपने कई सड़कों के बारे में शुरुआत में भी गिनाया, लेकिन जो कमेंट में लोगों ने अपने अपने गाँव का सड़कों के बारे देखिए, में पूछा चूंकि है। लोग हतोत्साह हो गए हैं, जी। 15 साल से बैसी की सारी सड़कें अपनी किस्मत पर बदुआ कर रही है। हम्म, और ये सारी सड़कें हम लोगों ने मास्टर प्लान में दिया था। जैसे आप घुसकी टोला से मरवा, ये बहुत पुराना रोड है, आप देखिएगा इस पर काम शुरू है। माला टू हरे रामपुर, हमने फटकी से चहट का भी योजनाओं का क्रियान्वयन कराया है। माला टू हरे रामपुर का भी काम चल रहा है। आपको डंगराह टू चटांगी में भी कार्य पूर्ण हो चुका, अब सेकंड फेज में काम तो होना एक एक है। करके जो लोगों ने पूछा है, ताकि लोगों के सवाल का जवाब मिल जाए और एक अपडेट मिल जाए कि कहाँ पे क्या हो रहा है। एक जो चरैया NH 31 चरैया खुसकी टोला से मरवा तक जाने वाली सड़क के बारे में पूछा, उसी के उसका बारे में बता। तो बताया हाँ, तो आपको। उसका बता दी, एक उस एक करके पर आगे कल बढ़ते हैं। से काम शुरू है, कल से काम शुरू हो जाएगा इस पे? शुरू हो गया है। हो गया है? हाँ। अच्छा। और ये रोड सैंक्शन भी है हम्म, और एजेंसी ने काम शुरू भी कर दिया। ये बहुत पुरानी लंबित मांगे हैं। ये सही में आवागमन में लोगों को काफ़ी तकलीफ होती थी, सठियारा, बनगांवा, मड़वा से NS तक आने में। हम्म, इसके बगल के बहुत नियरेस्ट विधायक हाजी अब्दुल सुभान साहब रहे, उनकी अनदेखी से या उनके सौतेलापन से ये रोड बहुत दिनों से यथावत पड़ा हुआ था, जिस पर हम लोगों ने काम शुरू किया है। चरैया गांव से होते हुए गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बैसी जाने वाला रास्ता खराब है, ये सब भी इस वहाँ के पर लोग ही इसका भी हमने दिसंबर में शिलान्यास किया था और काम अभी पूर्ण होने पर है, ऑनगोइंग है। पूछे। अच्छा, चरैया में जो 2 किलोमीटर रास्ता है NH 31, हम लोग भी उधर जाते हैं, तो वो 1 वे हो रखा है बहुत दिनों से, तो वो आज उसमें कई हमने साल से। क्वेश्चन किया था, वो जो पुल गिर गया था 17 में, तो एक लंबा मुद्दत मिला। उस टाइम में हमारे यहाँ से सांसद थे हजरत मौलाना साहुल हक साहब जी जी। और हाजी अब्दुल सुभान साहब विधायक थे। हमने क्वेश्चन किया था, तो मेरे क्वेश्चन को फॉरवर्ड किया गया था हाईवे अथॉरिटी अथॉरिटी को। तो उसमें नितिन गडकरी जी का जवाब था कि 2 वर्षों में कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा। तो अभी काम फाइनल स्थिति में है और हमें लगता है कि अप्रोच वगैरह करने के बाद वो रोड स्टार्ट कर दिया जाएगा। हरिरामपुर चौक से माला हरिमतोर का जो रोड है, उस पर भी काम कल से चल रहा है। कल से आप सबका आजकल में करवा दे रहे हैं, तो फिर लोग पूछ कैसे रहे? कल से चल वहीं के रहा लोग तो है, पूछ रहे आप हैं। उनसे पूछिए कि आपके रोड में काम चल रहा है कि नहीं। अच्छा, जवाब संतोषजनक आएगा। ठीक है। ये वीडियो जो साथी भी पूछ रहे हैं, तो ये वीडियो के नीचे आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि काम चल रहा है कि नहीं। बैसी टोला से खुटिया जाने वाली रोड, बायसी टोला से खुटिया वाली रोड भी टेंडर हो गया है, लेकिन वही एजेंसी जो, चूँकि ग्लोबल हम बोल रहे हैं कि ग्लोबल में एक एक एजेंसीज को 51, 48, 42 इस टाइप का रोड मिला है, तो वो 2-3 दिन के अंदर कार्य आरंभ करने जाएगा। अच्छा। खुटिया पंचायत का जो खुटिया गांव है, वहाँ से प्रखंड जाने वाली जो मुख्य रोड है, अर्रावारी रोड जिसको कहते हैं, वहाँ उसका उस क्या पर भी काम स्टार्ट है। चूँकि हर एक वो- रोड आप नहीं, कह रहे हैं चूँकि- इतनी आसानी चूँकि वो से? पुराना रोड था, अच्छा, वो पुराना रिपेयर रोड हो रहा था, है रागनी इंटरप्राइजेज का वर्क था। जी। वो वर्क नियर अबाउट 1.5-2 साल से छोड़े हुआ था गिट्टी करके। हम लोगों ने उसको ब्लैक लिस्टेड दीवार कराने का काम किया, प्रशासनिक कार्रवाई हुई, अभी वो अपने अधूरे काम को पूरा कर रहा है। मीनापुर पंचायत का फुटकर गांव में एक पुल बनना था, वहाँ पे मैंने बोला तो गोडफर घाट का बोला, मथुरापुर घाट का बोला, बनेगा वो? जो परवान पर पुल बनना है अच्छा। वो पाइलिंग ब्रिज बनेगा, जो 1952 से आज तक लोगों का डिमांड है। इस बीच MLA लोगों का कतार रहा, काफ़ी MLA आए, अहद अहमद नूर साहब आए, मलिक हाजी हसीबुर रहमान साहब आए, लॉ मिनिस्टर भी थे, हाजी अब्दुल सुभान साहब को एक लंबा मुद्दत मिला, सैयद मोइनुद्दीन साहब भी MLA रहे, मुझे भी खिदमत का बीच में मौका मिला, कंटिन्यू तो मिला नहीं, कंटिन्यू मिलता तो हम लोग कर लेते इसको। नहीं, पूरे परिवार मिला के तो 4 बार रहे ना आप लोग, तो 4 बार तो काफ़ी है, बहुत कुछ कर उस सकते हैं। टाइम में ये प्रोविज़न नहीं था परवाने पुल में, उस टाइम में था ग्रामीण पुल बनना था, छोटा छोटा पुल। अब सरकार के पास जो बजट का प्रोविज़न ज़्यादा हुआ है, तो बड़ी बड़ी पुलें बन रही है। खपरा पंचायत में 2017 में ही कखरवा गांव की पक्की सड़क जो है जर्जर हो गई थी। इस रोड का शिलान्यास हमारे पूर्व विधायक हाजी अब्दुल सुभान साहब ने कराया था। लखी सिंह नाम का एक कॉन्ट्रैक्टर था, जिसने काम अधूरा करके छोड़ दिया, तो रीसेंट के लिए हम लोगों ने कहा, चूँकि रीसेंट का प्रोविज़न है RWD में, तो रीसेंट में उसको ब्लैक लिस्टेड दीवार करा के फिर पुनः उसका टेंडर हुआ है, और अभी रिसेंट उसका टेंडर हुआ है, और इस वित्तीय वर्ष से पहले वो कंप्लीट हो जाएगा बन के। पुरानागंज पंचायत के नवाबगंज से सुगवा महानंदपुर पंचायत के बागडो जाने वाली सड़क का मरम्मती कार्य कब होगा?
मैंने बोला आपको कि डंगराहा से पुरानागंज तक एक पार्ट बन चुका है, हाँ, चूँकि उसको लेकर हमने खबर भी बनाया था चूँकि एक लंबा रोड है। जी। और दूसरा फेज अभी स्वीकृत हुआ है, जो अभी ग्लोबल में स्वीकृत हुआ है। तो अभी रिसेंट उस पर कार्य आरंभ नहीं हुआ, कार्य आरंभ हो जाएगा। उसी से रिलेटेड एक रोड है नवाबगंज टू बालूगंज, उस पर काम भी शुरू है। वो कनेक्टिंग उसी रोड को कनेक्ट करता है। ये सुगवा महानंदपुर पंचायत का चटांगी हाट से 400 मीटर दक्षिण जो ब्रिज दब गया है, उसका डायवर्जन कब बनेगा? उस पर मैंने तुरंत स्थानीय पदाधिकारी को, चूँकि वो पुल था और हाजी अब्दुल सुभान साहब के टाइम का बना हुआ पुल था, उसमें गुणवत्ता की कमी रही होगी, पुल गिर गया। तो वो जो गिर गया तो आवागमन बाधित है। तो कार्यपालक अभियंता और एसडीओ जेई को मैंने स्पॉट पर भेजा था, क्योंकि ध्वस्त पुल की जगह तंदील साहब पुल का नया निर्माण कार्य होना है। फिलहाल आवागमन बाधित नहीं हो, इसके लिए एफडीआर के तहत इन लोगों ने एमआईएस में लोड भी कराया और डायवर्सन बनाने का प्रोविज़न दिया है। अभी बना नहीं है, कार्य बनेगा। आप ही का गांव है मीनापुर, वहाँ का वहाँ के 1 नंबर वार्ड में पूरा पार जो सुगवा महानंदपुर पंचायत से सटा हुआ है वह, लेकिन वहाँ पर जाने के लिए कोई सड़क नहीं है। हमारे पंचायत मीनापुर पंचायत का जो पूरब के तरफ जाने का सुगवा हमारे यहाँ से जो रोड जाता है मीनापुर टू चहट, चहट के बाद नदी है महानंदा, उसके बाद सुगवा महानंदपुर पंचायत। एक वार्ड बता रहे हैं कि नदी के दूसरे तरफ है, और तो एक वार्ड जो दूसरे तरफ है वो सुगवा महानंदपुर होके कनेक्ट होगा। क्योंकि था मीनापुर का पार्ट नदी में कट कर विस्थापित होकर वो लोग चले गए हैं, वो बद्दू टोला एक है, वो बद्दू टोला के निकट चले गए हैं। तो उनको कनेक्ट करने के लिए जो अभी हम लोग काजोल रोड दिए हैं, आप बागडोग टू काजोल, तो उसी काजोल रोड से वो रिलेटेड है। अच्छा, तो वो मतलब अपने पंचायत से लोग जब नहीं जुड़े होते हैं तो कई समस्याएं नहीं, तो होती हैं। हम लोगों का मसला है कि वो हम लोग के पंचायत से कट के लगभग 1.5-2 किलोमीटर दूसरे पंचायत में चले गए। अच्छा, वो महानंदा की जद में। तो अब वहाँ चूँकि बीच खेत में जाके बसे हैं, तो उनको कनेक्टिंग करना है, तो उनको भाई काजल होकर कनेक्ट किया जा सकता। अब मीनापुर पंचायत से उनका कनेक्शन नहीं हो पाएगा, चूँकि नदी का बहुत लंबा फासला है। ये शादीपुर पंचायत, शादीपुर बथा से करबला रोड, जो हम लोग अभी कुछ महीने पहले वहाँ स्टोरी के लिए गए भी थे, वो रोड काफ़ी जर्जर है। उसके का वो ग्लोबल में उसका भी टेंडर हुआ है। अच्छा, वो रोड बहुत लंबे मुद्दत से है। एक रोड हम लोगों ने हिजला से करबला को जोड़ा था। जिस रोड के बारे में आप बोल रहे हैं, वो रोड आपको NH-31 से प्रमुख चौक से चंद्रगामौनी धार तक जाता है, जी, भाया करबला होते हुए। उसकी स्थिति रिपेयरिंग का MR का जो प्रोविज़न था, इस वित्तीय वर्ष में उसको प्रशासनिक स्वीकृति मिल गया है। बरसोनी से मोहम्मदिया टोली चौक जाने वाली सड़क, उसका चौड़ीकरण होने की मांग ये उस इलाके का सबसे पहला PWD का रोड है, है। अच्छा, जो एक जिलेबिया रोड के नाम से मशहूर था। और उस टाइम में हाजी हसीबुर रहमान साहब थे, हमारे विधायक भी थे, मंत्री भी थे। उन्होंने अपने घर मोहम्मद, चूँकि EMBD एकवा मोहम्मदिया बजदाह पत उसका नाम है, उसमें इतना इंक्रोचमेंट है कि उसके बाद हमने बरसोनी से बेलगच्छी से कनड़िया रोड बनाया PWD में। तो उसका चौड़ीकरण देखिए, उसमें 2 गाड़ी पास नहीं हो सकती है, क्योंकि बजदाह और एकवा में इतने इंक्रोचमेंट हैं कि मतलब वो रोड को 22 फीट होना चाहिए, वो 8 फीट पर अभी है। इसके लिए गृह विभाग को हमने जो क्वेश्चन किया था विधानसभा में, वो गृह विभाग को मिल गया कि जो रोड जहाँ उसका लाइनिंग करके इस इंक्रोचमेंट को क्लियर कराया जाए, तभी चौड़ीकरण होगा। नदी कटान जो इलाके की बड़ी समस्या है बैसी विधानसभा क्षेत्र की, उसको लेकर आपके इस कार्यकाल में क्या क्या हुआ? उसमें एक बहुत बड़ी उपलब्धि हुई, बताइए कि नहीं। क्योंकि नदियों को प्रोटेक्ट करने का काम हमारे विधानसभा में कभी नहीं हो रहा था। अच्छा, हम लोगों ने जो जनता ने खिदमत करने का मौका दिया, तो सबसे पहले हम लोगों ने मास्टर प्लान में नदी कटान संबंधित नदी और उससे रिलेटेड गांव, उसका एक प्रोजेक्ट प्लान बनाकर हम लोगों ने भारत सरकार और बिहार सरकार को दिया। उस पर गंभीरता से जल संसाधन विभाग ने काम आरंभ भी किया। चूँकि संतोषजनक बजट नहीं होने के कारण काम नहीं हो कहाँ कहाँ पर काम हो रहा है, जगह थोड़ा अगर बताएं। ये अभी हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे, खुलासा बता देंगे। तो इस पर हम लोगों को बहुत हद तक कामयाबी मिली, और अभी हर जगह बल्ला और जियो बैग का काम हो रहा है। जैसे ताराबाड़ी के 4 जगह पर हो रही है,
हरिंतोर के 2 जगह पर हो रही है, मथुरापुर में काम हो रहा है, चमन टोला मथुरापुर में काम हो रहा है, सोती टोला मथुरापुर में काम हो रहा है, खुटिया में काम हो रहा है, आपको गौटफर में काम हो रहा है, आपको क्या कहते हैं मझुआ में काम हो रहा है। तो इतनी जगहों पर अभी काम चल रहा है, 52 प्लेसेस पर होना है। उसमें सबसे महत्वपूर्ण जगह जहाँ काम अभी नहीं हो रहा है वो फैजी टोला डंगराहा है, अच्छा। बाकी हर जगह काम हो रहा है। लेकिन ताराबाड़ी हम लोग भी कई बार गए हैं, वहाँ की तो सड़क कट के नदी में विलीन होती वो जा रही तो है। कुदरती मामला है। हम तो लोगों उसी ने को तो रोकना है, कटान हम का लोगों काम। को जीतने के बाद वहाँ 4 सड़कें बनाई, एक रोड बनाया था, फिर ताराबाड़ी से टिकट टोला तक, एक रोड हमने बनाया था मास्टर नूल होता के घर से लौटियाबाड़ी तक। ये सारे रोड एक सरकार टोले के पास रोड था, कट गई। फिर अभी न्यू टेंडर जो हुआ है उसमें काम हुआ। अब इंशाल्लाह इस बात से हम लोग इसलिए कामयाब होंगे कि नदियों को कटाव में रोकने का जो काम अभी चल रहा है, अगर ये कटाव रुक गया तो इंशाल्लाह वहाँ का सारा रोड हम लोग भाई खाड़ी होकर कनेक्ट हो जाएंगे। और अभी उसको हम लोग प्रशासनिक स्वीकृति दिया, काम आरंभ भी हो गया, कुछ जगह काम आरंभ होना है। तो ताराबाड़ी का जो प्रखंड से कनेक्शन है वो उसके बारे में कुछ लोग कह रहे थे कि जो लोटियाबाड़ी होते हुए आप खुद एक बार किसी फंक्शन वंक्शन में गए थे तो वहाँ तक आप नहीं जा पाए, आपकी गाड़ी नहीं जा पाई, तो वहाँ के आम लोग कितना सफ़र करते होंगे? उसमें थोड़ा सा मिसिंग लिंक हो गया, वो रोड बना हुआ था, नहीं। कट जो गया है चनकी के पास जो लौटियाबाड़ी को कनेक्ट करता है, हमको लगता है कि 1000 फीट कट गया होगा, कट के नदी में विलीन हो गया। उसका हमने अपने लैट से अभी दिया है एनओसी की प्रक्रिया में, वो इंशाल्लाह इलेक्शन से पहले बन जाएगा वो। तो अब हम थोड़ा सा कुछ राष्ट्रीय स्तर के सवाल लेते हैं। जैसे एक बड़ा मुद्दा रहा है कि हाल के दिनों में जो राजद और कांग्रेस जैसी पार्टियां हैं, पिछले ही चुनाव में देखें तो राजद में मुसलमानों का टिकट मिलने का परसेंटेज थोड़ा कम हो गया। लोकसभा में भी आप देखेंगे तो गिने चुने टिकट मिले। तो ऐसे में आप लोग क्या मांग रखेंगे कि इस बार एक प्रॉपर नंबर दिया जाए? जनसुराज जैसी पार्टी कह रही है कि 40 लोगों को कम से कम टिकट देंगे हम लोग, तो वैसे राजद के अंदर भी क्या आप लोग मांग रखेंगे कि हमें भी एक हम संख्या लोगों दिया ने जाए? ये मांग रखा है अच्छा। अपने शीर्षस्थ नेताओं के सामने कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, ये फार्मूला को अपनाया जाए। जो अल्पसंख्यक बाहुल क्षेत्र है और जो अल्पसंख्यक हमारे नेता हैं उन्हें प्राथमिकता के आधार पर तो पार्टी शीर्ष नेताओं का फैसला लेना है, लेकिन टिकट मिलना चाहिए। तो हमारे जो पार्टी के नेता हैं उन्होंने कहा कि इस बात को मैं प्राथमिकता दूंगा, और ख़ास करके जो सीमांचल में हम लोगों का है इस पर हम लोगों ने विशेष बात किया था। इस इलाके में तो मिल ही जाता है, इस इलाके में, लेकिन ओवरऑल आप जो देखेंगे तो नंबर कम हो जाता है इस कम इलाके होने का कारण है शुरू से हम लोगों ने यूज़ किया है। और किसने यूज़ किया? इन्हीं पार्टियों ने? नहीं, हम लोगों को शुरू से हम लोग तो शुरू से जो यहाँ एंटी बीजेपी तो महागठबंधन कांग्रेस के ही हम लोग वोटर्स रहे। नहीं। कांग्रेस को उस वक्त जिस वक्त सोचना चाहिए था कि भाई मुसलमानों की फलाह बहबूदी और इसके लिए एक प्रोजेक्ट बनाना है, रंगनाथन मिश्रा और सचिव कमेटी का जो रिपोर्ट सबमिट हुआ उसको सदन पटल में रख के उसको अनुमोदन कराना था, जो नहीं कराया, तो आज ही हम लोग के लिए परेशानी का सबब है। तो इसके लिए जिम्मेदार कांग्रेस राजद जैसी पार्टियां ही हैं, मानते हैं आप? राजद नहीं, उस वक्त कांग्रेस की सरकार होती थी भारत में। तो आप लोग उसको कांग्रेस में ही थे, तो एक तरीके से राजद आप की लोग भी इसका हिस्सा सरकार थे ना? और राजद की तो बिहार में सरकार थी। राजद ने हमेशा गरीबों के उत्थान और कल्याण की बात की है, और गरीबों को जो आज सम्मान का जो काम है लालू प्रसाद यादव ने अपने कार्यकाल में दिया। नहीं तो पहले तो समाजवादी ताकत गरीबों को बूथ पर वोट देने से वंचित रखता था। ये लालू प्रसाद यादव जी का ही देन है जो सत्ता में आए और गरीबों को अपने मत के लिए और अपने सरकार बनाने के लिए, इच्छा के लिए फ्री करवाया। इस बार मैदान में जाएंगे, इलेक्शन में जाएंगे, तो क्या वादे कर रहे हैं आप इस बार? नया क्या प्रॉमिस कर रहे हैं लोगों से? बायसी की आवाम का मैं शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने जो खिदमत करने का मौका दिया, 2 बार दिया, हमारे फादर्स को भी दिया था, और बायसी की आवाम का जो अधूरा काम है मैं चाहता हूं कि मुझे पुनः खिदमत करने का मौका दिया जाए। जो अधूरा काम है उसको मैं पूरा करूंगा। जैसे कुछ ग्रीवांसेस हम लोगों ने लगभग 80% पूरा किया है, 20% रह गया है। जैसे मैं एमएलए बना था तो उस वक्त भी एजुकेशन के सेक्टर में स्कूल नहीं था। हमने बहुत प्रखंडों में
न्यू स्कूल जो सेंक्शन होता है तो 150 स्कूल सेंक्शन कराया था अच्छा, डगरवा और बैसी मिला के। डगरवा और बैसी में। हम्म, आज वही स्कूल उत्क्रमित मध्य विद्यालय और हाई स्कूल के रूप में तब्दील हुआ है। अभी एजुकेशन के क्षेत्र में जितने +2 स्कूल्स हुए हैं उसमें जितने मटेरियल्स चाहिए थे, जितने सामान चाहिए थे स्कूल्स के लिए, उसको हम लोगों ने दिया है। कुछ नहीं था स्कूलों में। हॉस्पिटल्स का उस वक्त भी हम लोगों ने निर्माण किया था। अभी भी 15 जगह पर नया हॉस्पिटल हम लोगों ने बनाया है, मैंने बनाया है। और अभी जो हैंड्स की कमी है तो बहुत जगह ANM GNM है, बहुत जगह डॉक्टर्स बैठते हैं। और जो अधूरा काम है इसी काम के लिए पुनः हम खिदमत का मौका चाहेंगे। प्रखंड वगैरह में और सरकारी कार्यालयों में लोग जो दलाली से परेशान रहते हैं, ये पूरे सवाल बिहार चल में रहा था। भ्रष्टाचार व्याप्त है हम्म, और नीतीश कुमार की सरकार ब्यूरोक्रेसी की सरकार है। आपके क्षेत्र में बैसी में आपने कैसे इसको ऑफिसर्स भयाधोवन करा रहे हैं जनता का, मोटेशंस के नाम पर, राशन कार्ड के नाम पर, विद्युत आपूर्ति के नाम पर। हम लोगों ने कई बार समीक्षा की और कई बार सख्त हिदायत देने के बाद तो भ्रष्टाचार में कमी आई है। पहले जैसा भ्रष्टाचार नहीं है, लेकिन भ्रष्टाचार जो जीरो टॉलरेंस वाली नीतीश कुमार की नीति है कहीं से सही नहीं है। भ्रष्टाचार व्याप्त है पूरे बिहार में, जिसका भुक्तभोगी सीमांचल का भी सारा क्षेत्र है। आपकी पार्टी पिछले चुनाव में, अभी की पार्टी जो है राजद, सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल की बात की। इस बार क्या इसको लेकर आप लोग प्रेशराइज सीमांचल करेंगे? के लिए एक बहुत बड़ा प्लान है हमारे नेता माननीय क्या प्लान है? तेजस्वी जी के पास, जी, कि यहाँ जो नदियों का निरंतर कटाव हो रहा है, इसके अस्थायी समाधान के लिए न भारत सरकार कुछ किया, न ये डबल इंजन की सरकार बिहार सरकार ने किया। इसका अस्थायी समाधान हो, नदियों को कैसे बांधा जाए, स्ट्रेट कैसे किया जाए, बोल्डर पिचिंग का वर्क कैसे किया, उसके लिए एक बजट का प्रोविज़न जो होना चाहिए, वो सीमांचल के लिए स्पेशल पैकेज के साथ नदियों के समाधान करने के लिए भी एक बजट में वो प्रोविज़न लाने की आवश्यकता है। क्योंकि बगैर बजट के प्रोविज़न के वो काम हो नहीं सकता है। अब तक की जो सरकारें बनी, नदियों पर किसी ने ध्यान नहीं दिया और नदी के कटाव के लिए कोई बजट और इसका प्रोविज़न नहीं किया। ये तो एंटी एरोजन वर्डित कटाव निरोधक ये तत्कालीन होता है, आफ्टर बरसात, ये बरसात खत्म, ये काम खत्म। लेकिन इसका परमानेंट सॉल्यूशन होना चाहिए, इसके लिए तेजस्वी जी चिंतित हैं। नहीं, लेकिन मौका तो मिला था इन लोगों को। ये 16 महीना 17 महीना पहले भी मौका नहीं मिला, है। इतने दिन 15-15 साल रहे। इसमें बजट तेजस्वी जी को नहीं, नहीं, मतलब उनके पिताजी, उनकी माताजी रही ना। तो उस टाइम में नदी कटान की स्थिति ये नहीं थी जो आज भयावह स्थिति है। अच्छा, उस टाइम में कुछ ही प्लेस पर, 1-2 प्लेस पर कट रहा था। अभी 52 जगह, 60 जगह कट रहा है। अभी बैसी में 52 प्लेसेस पर काम चल रहा है। क्या वजह लगता है आपको, क्यों इस कटान बढ़ा है कटान बनने का कारण है नदियों का गाद। अच्छा, जैसे देखिएगा कि जब ओवरफ्लो होता है तो फिर बालू जम जाता है। उस बालू की अगर सफाई करके फिर उसको रेल नदी में ला दिया जाएगा तो नदियाँ स्ट्रेट रहेगी। क्योंकि बालू जमने के कारण फिर जो पानी का लेयर आता है तो दूसरे तरफ जो भागता है तो उधर कटाव होता है। आखिरी सवाल लेंगे आपसे, क्योंकि आपके पिता भी विधायक रहे, आप विधायक बने, परिवारवाद आपके इसमें एक चल रहा है, जो एक राजनीतिक मुद्दा राजद के ऊपर शीर्ष में है। तेजस्वी यादव पर भी आरोप लगता है। आपके बाद क्या आपके परिवार से कोई राजनीति में आने की तैयारी कर रहा है? आप बताइए, जितने राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, मुलायम सिंह यादव के लड़का अखिलेश यादव ने, गृह मंत्री जो हैं उनके बेटा को देखिए, राजनाथ सिंह के लड़के को देखिए, माधवराव सिंधिया के लड़के को देखिए। ये सिर्फ राजद में और हम लोग में नहीं है, ये राजनीति में ये सब जगह, ये मैं मान रहा हूँ सब जगह। लेकिन क्या आपको लगता है ये सही है? सही है क्या? नए लोगों को मौका नहीं मिलना चाहिए? एक ही परिवार में क्या विधायक की सांसद एक ही परिवार में? किस्मत आजमाते हैं। अब जनता अवाम किससे खिदमत लेना चाहता है तो ये तो अवाम नाश के इस पर है। और हम लोगों ने हमेशा आपके परिवार से, के जज्बा से, आपके बाद आपके परिवार से कोई राजनीति में तैयारी कर रहे हैं आपके आने वाली पीढ़ी? हमारे परिवार में मुखिया भी है, सरपंच भी है, भाई है, बहन है, लेकिन आने वाली पीढ़ी में क्या? तो ये 1952 से चला रहा है। हमारे फादर 77 से चुनाव लड़ते थे, हमारे चचा 52 से मुखिया लगातार 2006 तक रहे। तो ये आपको दिक्कत नहीं लगता? आप ही के परिवार के लोग हर जगह पंचायत से लेकर विधायक लड़ते तो हर जगह हैं। तो अवाम कैंडिडेट का तो लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स होता है, बिल्कुल सही है, उम्मीदवारों की सूची होती है। लेकिन अवाम की चाहत, अवाम किससे अपना खिदमत लेना चाहता है तो अवाम खिदमत लेता है।
अगर मुझे नकारेगा तो अवाम का हर हुक्म सर आँखों पर है, जिसे लाएगा कोई अगर लोकप्रिय है तो उन्हें लाना भी चाहिए। तो मौका हमने मेरे से देने का मसला नहीं है, मौका अवाम देगी जिसे वो खिदमत करेगा। तो ऐसा कुछ होता है कि आप पावरफुल राजनीतिक परिवार से हैं, तो आपके लिए पंचायत का चुनाव जीतना बहुत आसान है, ऐसा नहीं होता है? जी ना, इसलिए आज़ादी के बाद से नहीं। हमारे दो चचा मुखिया और सरपंच लगातार रहे। बीच में जो आरक्षण आया तो अति पिछड़ा जाति के लोग मुखिया रहे। फिर जब सामान्य हुआ तो फिर जनता ने हम ही लोग को खिदमत करने का मौका दिया। तो ये दबंगता नहीं है, ये लोकप्रियता या अवाम की खिदमत, अवाम जिससे बेहतर खिदमत ले सकता है उसे मौका देता है। ठीक है, तो ये थे हमारे साथ सैयद रुकनुद्दीन साहब, पूर्णिया जिले के बैसी से विधायक, राजद के विधायक हैं। तमाम चीज़ों पर बात हुई, कुछ अगर छूट गया है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं आगे, क्योंकि अभी चुनाव का समय है, 4-5 महीने बचा है, तो आगे फिर मौका मिलेगा तो आगे हम सवाल इनसे वो करेंगे।